So hello everybody, welcome to the video. So in this video we are going to discuss population genetics. तो in the previous class we have studied कि आपके पास जो genetics है it is divided into two parts. जो genetics है उसको दो parts के अंदर divide किया जाता है. एक है मेंडलियन जेनेटिक्स और दूसरा होता है आपके पास पॉपुलेशन जेनेटिक्स. ठीक है, जो आपके पास मेंडलियन जेनेटिक्स है उसके अंदर ये यूनिट ऑफ स्टडी है. द यूनिट ऑफ स्टडी इज फैमिली. वो जो है वो फैमिली रहती है. ऑन द अदर हैंड इन द पॉपुलेशन जेनेटिक्स द यूनिट ऑफ स्टडी इट इज़ द इंटायर पॉपुलेशन. वो जो है वो आपके पास पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है वो आपकी यूनिट ऑफ स्टडी बन जाती है. ठीक है, सो पिछली क्लास के अंदर हमने मेंडलियन पॉपुलेशन के बारे में जो है वो पढ़ा था और आज वाली क्लास के अंदर जो है वो हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में जो है वो रीड करने वाले हैं. ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ फाइल, अगर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं सो यू कैन डाउनलोड द O2IS अकेडमी ऐप. आप O2IS अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए. इसके स्टोर सेक्शन के ऊपर जाइए और स्टोर सेक्शन के अंदर जो है वो आपको ये कोर्स जो है वो मिल जाएगा. एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स. एंड गो टू द रिसोर्स सेक्शन. इसके रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाइए. इनसाइड द रिसोर्स सेक्शन दिस पीडीएफ विल बी अवेलेबल टू यू. ये पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी. ओके, सो दिस इज एंथ्रोपोलॉजी डे 16th एंड दिस इज द पॉपुलेशन जेनेटिक्स. सो जैसे हम पहली क्लासेस के अंदर करते हैं कि पहले हम जो है वो क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज एनालिसिस वी चॉक आउट सर्टन थीम्स. हम कुछ थीम्स को जो है वो चॉक आउट कर लेते हैं और उन थीम्स के ऊपर फिर जो है वो आगे वाली पूरी की पूरी सीरीज़ जो है वो चलती है. सो क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने का मतलब क्या है, क्वेश्चंस को एनालाइज करने का मतलब क्या है कि बेसिकली हम ये देख सकें कि आपके पास जो सवाल हैं वो किस तरह से पूछे जा रहे हैं, यूपीएससी क्वेश्चंस किस तरह से पूछ रहा है, कितनी डेप्थ में जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है आपके जो है वो पेपर के अंदर. ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ा ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं होती है. जस्ट एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर. जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप एनालाइज कीजिए. जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे यू विल गेट टू नो कि आपसे जो है वो क्या उम्मीद रखी जा रही है. Anyways, so starting with explain the mechanism of human variation in the gene frequency. Again, it's a very holistic kind of question. बहुत holistic kind of question है. So इसके अंदर mechanisms of human variation. फर्स्ट ऑफ ऑल इन द इंट्रोडक्शन के अंदर आपको मैकेनिज्म के बारे में लिखना है. दैट व्हाट आर द मैकेनिज्म्स ऑफ ह्यूमन वेरिएशन. इसके अंदर सब कुछ आपको लिखना होगा. आपके जेनेटिक लोड, इनब्रीडिंग, जेनेटिक लोड, माइग्रेशन से लेके सिविल राइट सब कुछ लिख के सिलेक्शन के पार्ट्स 3, वो सारा कुछ जो है वो आपको इंट्रो के अंदर जो है वो लिखना है. ठीक है, देन आप एक एक को पकड़ोगे. जेनेटिक लोड को पकड़ोगे, इनब्रीडिंग को पकड़ोगे, माइग्रेशन को पकड़ोगे, सिलेक्शन को पकड़ोगे, म्यूटेशंस को पकड़ोगे. ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप लिख सकते हो. एक जो तरीका है वो ये है कि आप इंट्रोडक्शन को बहुत जेनरिक रखो और उसके बाद जो है वो आप चीज़ों को लिख दो. दूसरा तरीका है कि आप जो है वो आपके पास दो तरह के मैकेनिज़म्स हैं. जो मैकेनिज़म्स हैं उनको दो तरह से जो है वो डिवाइड किया गया है. वन इज़ वेरिएबल, अदर इज़ डायरेक्शनल. ठीक है, तो आगे चल के हम जेनेटिक्स के अंदर ये पढ़ेंगे कि आपके पास कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो इस तरह से चीज़ों को डिवाइड किया था. एक आपके पास वेरिएबल होता है, एक आपके पास जो है डायरेक्शनल होता है. पहले हम वेरिएबल को पकड़ेंगे, उसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं उनकी बात करेंगे, उसके एक्सप्रेशंस लिखेंगे. ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर जैसे वहाँ पे मैंने बार बार बात की है. मेंडलियन जेनेटिक्स के अंदर मैंने बार बार आपसे कहा है कि आप पेडिग्री डायग्राम्स बनाओगे. पेडिग्री डायग्राम से मेरा मतलब क्या है कि जब हम मेंडलियन पॉपुलेशन की बात करते हैं, मेंडलियन जेनेटिक्स की बात करते हैं, तो मेंडलियन जेनेटिक्स के अंदर ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप मैकेनिज़्म को डिलीनिएट करें. आप मैकेनिज़्म को बताएं कि मैकेनिज़म्स किस तरह से, जो हेरिडिटी मैकेनिज़म्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं.
तो वहाँ पे जो पेडिग्री डायग्राम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास जो है वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर जो है वो आपके पास जो फार्मूले हैं, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर जेनेटिक लोड लिखना है तो बी क्लास का जो फार्मूला है वो आपको लिखना पड़ेगा, सीसी ली का फार्मूला जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। इन ब्रीडिंग के बारे में लिखना है एंड देन आपके सिमिलरली आपके पास जो आपके पास कोफिशिएंट है एफ जो होता है, इन ब्रीडिंग कोफिशिएंट होता है, उसके बारे में जो है वो लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर माइग्रेशन के बारे में कर रहे हो बात, तो माइग्रेशन अगेन आपके पास किस तरह से माइग्रेशन होती है, P0 PN वाला जो फार्मूला है वो जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिलेक्शन के अंदर आपके पास हर एक केस को लिखना जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपके पास जो सिलेक्शन है और जो फिटनेस ऑफ जीन्स हैं वो किस तरह से वेरी कर रही हैं, और जो आपके पास डेल्टा डी की वैल्यू है, ठीक है, जो आपके पास डेल्टा डी की वैल्यू है वो आपके पास जो है वो किस तरह से चल रही है। ठीक है, सो दीज थिंग्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो डेल्टा की वैल्यू जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, कहाँ पे पॉजिटिव आ रही है, कहाँ पे नेगेटिव आ रही है। एंड देन इन दी म्यूटेशंस जब आपके पास रिकर हो रही हैं तो म्यूटेशंस जो है वो किस तरह से एक छोटी म्यूटेशन बहुत बड़ा चेंज लेके आती है, उसका फार्मूला जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो इन चीज़ों को जैसे जैसे हम आगे की तरफ आगे चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ये चीज़ें जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, सो एक एक को पकड़ोगे बॉडी के अंदर और उसका जो एक्सप्रेशन है उसको डिराइव करने की, डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, या ना ही आपके पास जो है वो डेरिवेशन के लिए यहाँ पे वक्त मिलेगा। ठीक है, जस्ट जो आपके पास जो एक्सप्रेशंस हैं जस्ट उनको जो है वो आप लिख दीजिए, दैट विल बी मोर देन सफिशेंट। और उन एक्सप्रेशंस के ऊपर आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है, वो लिख देना जो है वो आपके लिए काफ़ी है। खैर आगे चल के जब हम सारे चीज़ों को पढ़ लेंगे तो लास्ट में ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जाएगा। देन डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रांसिएंट एंड बैलेंस्ड जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ट्रांसिएंट और बैलेंस जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, वेरी सिंपल, जो पहला टॉपिक होगा वो हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में ही करेंगे। और आपके पास एंड देन इलस्ट्रेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ द सूटेबल एग्जांपल फ्रॉम द ह्यूमन पॉपुलेशन से एग्जांपल्स लेके आपको जो है वो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म को समझाना है। फिर उसके बाद हार्डी वाइनबर्ग लॉ, ठीक है, 2017 के अंदर हार्डी वाइनबर्ग लॉ के ऊपर सवाल पूछा गया। अगेन आपके पास हार्डी वाइनबर्ग लॉ इन द इंट्रोडक्शन आप बताओगे कि आपके पास एक जेनेटिक्स थे, एक आपके पास जेनेटिक्स का ज्ञान रखने वाले थे, दूसरे आपके पास जो है हार्डी जो थे वो मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो उन्होंने अपनी जो हार्डी ने अपनी मैथमेटिक्स की नॉलेज जो है वो आपके पास एक बहुत अहम इशू के ऊपर जो है वो लगा दी। और आपके पास जो एम है, जो इसका क्रक्स है, जो इशू जो हार्डी और वाइनबर्ग लॉ जो है वो डिस्कस करता है, वो ये है कि आपके पास अगर लेट से कोई भी चेंज ना आए, कोई भी फोर्स ना हो नेचर के अंदर, क्या फिर भी आपकी जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी। जो पेरेंट्स की जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है और जो आपके पास डॉटर्स की जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है, क्या वो सेम रहेगी। तो इस चीज़ के ऊपर, इस पहेली के ऊपर, इस इशू के ऊपर जो है वो हार्डी वाइनबर्ग लॉ जो है वो काम करता है। ठीक है, तो आप जो है वो इसके प्री रिक्विजिट्स की बात करोगे। प्री रिक्विजिट सबसे बड़ा यही है कि कोई चेंज ना हो, ना ही वेरिएबल चेंज हो, ना ही डायरेक्शनल चेंज हो, कोई चेंज ना हो। उसके बाद हार्डी वाइनबर्ग जो है वो आपके पास एक डेरिवेशन करके दिखाते हैं। ठीक है, 2 जनरेशन तक जो है वो आप डेरिवेशन को लिख दीजिए, दैट इज़ आई थिंक मोर देन सफिशेंट। ठीक है, 2 जनरेशन तक लिख दोगे, तीसरी जनरेशन तक अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, नहीं तो 2 जनरेशन तक ये जो है वो सफिशेंट होता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा स्पेस भी नहीं मिलती। ठीक है, प्री रिक्विजिट्स लिखते हो और उसके बाद जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वो होती है कंक्लूजन्स निकालना। कंक्लूजन्स के अंदर हार्डी वाइनबर्ग जो है वो हेट्रोजाइगोसिटी के बारे में बात करते हैं, होमोजाइगोसिटी के बारे में बात करते हैं और उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट्स के बारे में बात करते हैं। ये चीज़ें लिखना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देन क्रिटिकली डिस्कस द मेंडलियन प्रिंसिपल्स एंड देयर एप्लीकेशन टू द ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, सो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास के अंदर।
ठीक है। सो डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द जीन फ्रीक्वेंसी। अगेन आपके पास आपने फैक्टर्स को लिखना है। अगेन देर आर टू काइंड्स ऑफ फैक्टर्स, एक तो आपके पास डायरेक्शनल होते हैं, दूसरे आपके पास वेरिएबल होते हैं। तो आपके पास वेरिएबल डायरेक्शनल दोनों को जो है वो अगेन आपने जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो लिखना है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जेनेटिक लोड? जेनेटिक लोड से आपका क्या मतलब है? जेनेटिक लोड का मतलब है ऐसे जीन्स जो कि आपके अंदर डिसीज़ कॉज कर सकती हैं और इवेंचुअली जो आपके पास पॉपुलेशन है उसके अंदर मोर्बिडिटी बढ़ जाती है, मोर्बिडिटी और डिसीज़ का जो लोड है वो बढ़ जाता है, उस चीज़ को हम कहते हैं जेनेटिक लोड। ठीक है। हाउ इट इज़ मेजर्ड, किस तरह से जो है वो इसको मेज़र किया जाता है? अगेन इट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एफ के ज़रिए जो है वो इसको मेज़र किया जाता है। यानी कि आपके पास जो है वो जो इन ब्रीडिंग कोफिशिएंट है उसके ज़रिए जो है वो इसको मेज़र किया जाता है। ठीक है। एनीवेज आपके पास आगे चल के जो है वो इट इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स। तो इस तरह से जो है वो आपके पास एक जो फार्मूला है वो जो है वो कर लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अहम बात क्या है, ख़ास बात क्या है कि यहाँ पे मेज़रमेंट की बात हो रही है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ भी इस तरह का आ रहा है जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंडिकेशन दे रहा है कि इस डायरेक्शन में जाओ, तो उस डायरेक्शन में आपको कंटेंट तैयार करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेनेटिक लोड, उसके बाद उसने प्रॉपर मेजरमेंट पूछी है जेनेटिक लोड की कि मुझे फार्मूला, मुझे एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ और उस एक्सप्रेशन से आप क्या ड्राइव कर सकते हो, आपके क्या कंक्लूजन्स निकल सकते हैं वो निकाल के दिखाओ। ठीक है। एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, वही जो कंक्लूजन्स जो हैं वो आपको निकाल के दिखाने हैं। सो अब ये जो है वो आपके पास एक डायरेक्शन है जिसपे यूपीएससी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अपना कंटेंट प्रिपेयर करोगे। जर्नल स्टडीज़ में भी यही होता है, यहाँ पे भी यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के बाद अपना कंटेंट असेस करो कि क्या है आपके पास कुछ लिखने के लिए या फिर बस हवा में तीर मार रहे हो आप। ठीक है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेनेटिक लोड? जेनेटिक लोड के बारे में लिखना है आपको, किस फैक्टर्स के कारण होता है जेनेटिक लोड, फिर उसके बाद उनकी मेजरमेंट कैसे की जाती है, जेनेटिक लोड की मेजरमेंट कैसे की जाती है। ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे दैट हाउ इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाउ इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द पॉपुलेशन एंड हाउ इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल इन द फैमिली। ठीक है। तो आगे चल के जब हम एक्सप्रेशन की बात करेंगे तब हम जो है वो इसको भी स्टडी करेंगे। देन व्हाट आर द जेनेटिक इफेक्ट्स ऑफ कंसैंग्यूनिटी? कंसैंग्यूनिटी के जेनेटिक इफेक्ट्स क्या हैं? ठीक है। अगेन आपके पास इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू इन ब्रीडिंग, बस थोड़ा सा इसके अंदर अंतर ये है कि आपके पास जो है वो कंसैंग्यूनिटी के अंदर जो डिस्टेंस बिटवीन पीपल है, जो लोगों के बीच में डिस्टेंस है, जो आपके पास मेटिंग पॉपुलेशन है उसके बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस होता है वो जो है वो आपके पास बढ़ जाता है। इसके एग्जांपल्स देने हैं। ठीक है। देन द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन ऑफ द हार्डी वाइनबर्ग लॉ। हार्डी वाइनबर्ग लॉ की कंडीशंस कौन सी हैं जो कि उसके लिए अहम है, जो इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं? अगेन इट इज़ ठीक है। तो कंडीशंस के बारे में लिखना है। कंडीशंस आपके पास कोई फोर्स नहीं होनी चाहिए, कोई आपके पास जो है वो फोर्स नहीं, तो फोर्स को एक एक करके लिख लो। ठीक है। फोर्स जैसे फॉर एग्जांपल म्यूटेशन, म्यूटेशन में आपके पास म्यूटेशन क्यों होती है? क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा होता है तो उसकी वजह से रिकरिंग म्यूटेशन हो रही होती है। पॉइंट म्यूटेशन, एक बार म्यूटेशन हो गई बंद हो गई, वो हमारा मुद्दा नहीं है। ठीक है। वो कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं होता। जो मुद्दा होता है वो होता है रिकरिंग म्यूटेशन का। जब आपके पास एनवायरनमेंट चेंज हो रहा होता है तो म्यूटेशन बार बार होती है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो जब आपके पास रिकरिंग म्यूटेशन होती है तब इट बिकम्स अ चेंज, वो एक प्रॉपर कंक्रीट चेंज लेके आती है पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है। तो इस तरह से आप हर एक जो वेरिएबल है उसको पकड़ोगे और उसको नेगेट करते जाओगे इसके अंदर। ठीक है। चलो आगे चल के जो है हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी कंडीशन नेसेसरी है। फिर उसके बाद द प्रॉब्लम्स ऑफ इन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग की क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। अगेन आपके पास जो है वो इन ब्रीडिंग की प्रॉब्लम्स आगे चल के हम केस स्टडीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो है वो आपके पास अलग अलग पॉपुलेशन के अंदर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल
GDP6 की केस स्टडी है, कमर ट्राइब के अंदर है, ठीक है। तो इसी तरह से देर आर मैनी ट्राइब्स इन इंडिया जो कि इन ब्रीडिंग कर रही हैं, जो कि एंडीगमस ट्राइब्स हैं, उनकी केस स्टडीज़ जो हैं वो हम करेंगे। कुछ US के अंदर जो है वो स्टडीज़ हुई हैं ज्यूज़ के अंदर, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इन ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो फाउंडर इफेक्ट की आपके पास एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। जोग्राफिकल आइसोलेशन की आपके पास जो है वो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो आपके पास इन ब्रीडिंग की बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। पहले हम जो है वो वजह कॉज को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि अलग अलग पॉपुलेशन के अंदर जो है वो इन ब्रीडिंग किस तरह से जो है वो काम कर रही है, ठीक है। सो हाउ डू द रूल्स ऑफ मैरिज रूल्स दे इम्पैक्ट द जीन पूल। अगेन आपके पास कंसेंग्युनिटी के ऊपर क्वेश्चन आ गया। मैरिज रूल का मतलब कंसेंग्युनिटी, कि आपके पास जो है वो मैरिज रूल्स, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव द पैरेलल कज़न मैरिजेस, यू हैव द क्रॉस कज़न मैरिजेस, तो आपके पास ये कज़न मैरिजेस हो रही हैं, प्लस यू हैव द अंकल नीस मैरिजेस। तो जब आपके पास बहुत सारी जनरेशन्स में ये मैरिजेस होती जाती हैं, तो इसके अंदर जो है वो आपके पास होमोजाइगोसिटी का जो फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन के अंदर वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो हम जो है वो इन चीज़ों के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। देन आई विल ऑल्सो सेंड यू अ PDF, मैं जो है वो एक आपको PDF भी सेंड करूँगा जिसके अंदर रिसेंट स्टडीज़ की गई हैं, ठीक है। कुछ रिसेंट स्टडीज़ हैं कंसेंग्युनिटी के ऊपर, और कैसे जो है वो आपके पास जेनेटिक डिसीजेस का जो इंसिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो वो जो आपको PDF है दैट आई विल सेंड यू, वो भी मैं जो है वो आपको भेजता हूँ, तो वो भी आपको जो है रिसोर्स सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। तो अगर इन केस ना भी मिले तो भाई यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर, इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बेझिझक कर सकते हो, ठीक है। फ्रॉम हेयर यू कैन या फिर डायरेक्टली मेरे साथ बात कर लो, ठीक है, या फिर इस नंबर के ऊपर जो है वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और कह सकते हो कि आपके पास जो है वो PDF नहीं है, ठीक है। बिकॉज चीज़ें जो हैं वो कई बार नहीं भी अवेलेबल हो पाती हैं, ह्यूमन एरर आ जाता है चीज़ों में, ठीक है। देन आपके पास जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट अगेन यू विल राइट, कि आपके पास पहले आप बताओगे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है, ठीक है। फिर आप जो है वो कॉजेज़ बताओगे जेनेटिक ड्रिफ्ट के, फिर उसके बाद दोनों टाइप्स लिखोगे और दोनों टाइप्स के एक्सप्रेशंस लिखोगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए एक्सप्रेशंस लिखने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगेन जब मेंडलियन जेनेटिक्स की बात हो रही थी तब मैंने बार बार एक ही बात की थी, पेडिग्री डायग्राम बना के दिखाओगे, पेडिग्री डायग्राम बना के दिखाओगे। अगर आपने पेडिग्री डायग्राम नहीं पता उसके बारे में तो जो है वो आप स्टार्टिंग वाली वीडियो देखिए, बिकॉज वहाँ पे मेंडलियन जेनेटिक्स में ये दिखाना, ये बताना बहुत ज़रूरी था कि आपके पास इनहेरिटेंस फैमिली के अंदर कैसे हो रहा है, इनहेरिटेंस इंडिविजुअल के अंदर कैसे हो रहा है जीन्स का। यहाँ पे ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीन की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन के अंदर किस तरह से चेंज कर रही है, ठीक है। सो डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द मेंडलियन पॉपुलेशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन द स्टडी ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक वेरिएशन इन इंडिया। अब इसका जो है वो आई विल सेंड यू द PDF, ठीक है। इसकी मैं प्रॉपर PDF जो है वो आपको भेजता हूँ कि आपके पास इंडिया के अंदर जो है वो आपके पास वेरिएशंस कैसे आ रही हैं, ठीक है। मेंडलियन पॉपुलेशन के अंदर इंडिया के अंदर वेरिएशंस कैसे आ रही हैं। बहुत रीसेंट स्टडीज़ हुई हैं, केरला के अंदर कुछ क्लासिकल स्टडीज़ हैं, कुछ महाराष्ट्र के अंदर क्लासिकल स्टडीज़ हुई हैं, नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टडीज़ मैं इसी के अंदर डिस्कस कर लूँगा, बट मोस्ट ऑफ द स्टडीज़ दे विल बी डिस्कस्ड हेयर, ठीक है। क्योंकि इतना टाइम जो है वो है नहीं, बिकॉज ये क्वेश्चन एंथ्रोपोजेनिक वेरिएशंस इन इंडिया वाला जो क्वेश्चन है, इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो एक ही बार पूछा गया है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा जो है वो इसको टाइम भी नहीं दे सकता और आपके पास जो है वो इसको छोड़ भी नहीं सकते हो। सो इट्स अ मिडल वे कि मैं जो है वो आपको एक PDF जो है वो प्रोवाइड कर दूँ रिसोर्स सेक्शन के अंदर, सो दैट यू आर एबल टू स्टडी इट, ठीक है। तो छोड़ के तो देखो जाना ही नहीं है कुछ भी। सो डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म एंड द रिलैक्स्ड सिलेक्शन। अगेन इन द सिलेक्शन पार्ट वी विल डिस्कस देम। बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म भी सिलेक्शन के अंदर ही डिस्कस होगा, रिलैक्स सिलेक्शन भी वहीं पे डिस्कस होगी, ठीक है। सो विद द स्पेशल रेफरेंस टू द मलेरिया डिपेंडेंट पॉलीमॉर्फिज्म, तो सिकल सेल एनीमिया का हम एग्जांपल जो है वो देखेंगे। तो सिकल सेल एनीमिया के ऊपर जो है वो हम एक केस स्टडी जो है वो करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 1994 का ये क्वेश्चन है,
ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। ये जो है वो आपके पास सवाल जो हैं वो आपसे पूछे जा चुके हैं। अब देखिए, अगर हम इनसे ये देखें कि आपसे किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो जनरली टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। पहली बात ये है कि आपके पास पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर हर फोर्स से, हर फैक्टर से, चाहे वो आपके पास इनब्रीडिंग हो, चाहे वो आपके पास कंसैंग्यूनिटी का फैक्टर हो, चाहे वो आपके पास म्यूटेशन का फैक्टर हो, चाहे वो आपके पास हार्डी वाइनबर्ग लॉ ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके पास जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हो, तो हर किसी फैक्टर से जो है, जेनेटिक लोड से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हर किसी फैक्टर से जो है वो आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। तो हर किसी फैक्टर का आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और जहां पे केस स्टडीज की जरूरत है वहां पे केस स्टडीज याद होना जरूरी है। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट कि आपके पास जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, यू शुड नो द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। हर चीज़ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो आपको याद होना चाहिए। दूसरा है कि आपके पास जो है यू शुड दूसरे तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, दैट इज दीज होलिस्टिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसके साथ जो है वो किस चीज़ को, किस फैक्टर को कितना स्पेस देना है वो आपको जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, स्पेस का सिंपल सा फंडा है, सॉरी जब ऐसा होलिस्टिक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि जनरली पूछे जा रहे हैं आजकल, तो इसके अंदर बेसिकली आप जो है वो इंट्रोडक्शन करोगे कि दो तरह के जो है वो आपके पास चेंजेस आते हैं, दो तरह के जो है वो आपके पास फोर्सेस हैं या फैक्टर्स हैं, डायरेक्शनल और वेरिएबल। ठीक है, तो आपके पास पहले आप डायरेक्शनल को पकड़ोगे। डायरेक्शनल में जैसे फॉर एग्जांपल सिलेक्शन को पकड़ा, सिलेक्शन के 4 केसेस डिस्कस किए, एक केस लिखा, उसके बाद उसका एक्सप्रेशन लिखा, एक्सप्रेशन लिखने के बाद जो आपने उस एक्सप्रेशन से कंक्लूजन ड्रॉ किया वो कंक्लूजन लिख दिया। सिमिलरली अगले पे आए, इन ब्रीडिंग के ऊपर आए या फिर माइग्रेशन के ऊपर आए, माइग्रेशन लिखा, जो आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो लिखा, एक्सप्रेशन के बाद जो आपका फोर्स है वो लिखा। ठीक है, या फिर जो आपका कंक्लूजन है वो लिखा। ठीक है, सो इस तरह से सब पार्ट 3-3 के अंदर जो है वो डिवाइड करके जस्ट गिव द कंटेंट, जस्ट उसके अंदर कंटेंट लिखिए और नंबर पाइए। ठीक है, सो इस तरह से जो है वो आपको दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन जनरली 15 या 20 मार्क्स का जो है वो होलिस्टिक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपके पास सारे फैक्टर्स लिखने हैं आपको, लेकिन सिर्फ जो है वो आपके पास 4 या 3 पेजेस हैं, तो 3 या 4 पेजेस के अंदर आपको सब कुछ लिखना है। सो इट इज़ वेरी मच बेटर कि कहानियाँ लिखने के बजाय आप डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखें और एक्सप्रेशन लिखने के बाद जो कंक्लूजन निकाला गया है उस कंक्लूजन को लिख दें। एक्सप्रेशन लिखें, कंक्लूजन को लिख दें, एक्सप्रेशन लिखें, कंक्लूजन को लिख दें। ठीक है, in this way, in this format you will be able to maximize your score। तो दो तरह से जो है वो आपसे सवाल पूछे जाते हैं एंड यू शुड बी एबल टू टैकल इन बोथ दी वेज। हर एक चीज़ को दोनों वेज से जो है वो आपको टैकल करना है। दिस इज़ वेरी 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 स्कोरिंग चैप्टर प्रोवाइडेड यू हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चंस प्रॉपरली। अगर आपने सवालों को प्रॉपरली अटेम्प्ट किया है तो देयर इज़ नो वे कि आपका नंबर जो है वो कहीं से काटा जा सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप you like the video and it added something to your existing knowledge. Thank you very much.